तो करोना रेमेडीज अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आज हम इसी पर एक गहरी नज़र डालेंगे। कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ से जुड़ी हर बात को एकदम आसान भाषा में समझें, ताकि ये पता चले कि ये निवेश का मौका आखिर है कैसा। अब देखिए, किसी भी आईपीओ का जो प्रोस्पेक्टस होता है, जिसे आरएचपी भी कहते हैं, वो पता है कितना लंबा होता है? 500 पन्नों से भी ज्यादा। अब जाहिर है, इतने सारे पन्ने पढ़ना तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। तो हमने क्या किया? हमने इस पूरे दस्तावेज को पढ़ा है और उसमें से जो सबसे जरूरी जानकारी है वो निकाल ली है, ताकि कंपनी और उसके ऑफर के बारे में सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आईपीओ और आरएचपी जैसे शब्दों का असल में मतलब क्या होता है। इसे बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझते हैं। एक प्राइवेट कंपनी जिसके मालिक अब तक कुछ गिने चुने लोग थे, अब वो स्टॉक मार्केट पर आ रही है और आम लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेच रही है। मतलब अब कोई भी उस कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम होता है। तो ये जो आरएचपी डॉक्यूमेंट है ना, ये एक तरह से कंपनी की पूरी कुंडली है। ये निवेशकों को सब कुछ बताती है कि भाई कंपनी करती क्या है, पैसा कितना कमा रही है, और सबसे जरूरी, इसमें पैसा लगाने में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने के लिए यही हमारा मेन सोर्स होता है। चलिए, अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो सीधे उस कंपनी पर फोकस करते हैं जिसके लिए ये सारी बातें हो रही हैं, करोना रेमेडीज। आखिर ये कंपनी करती क्या है? तो देखिए, ये कंपनी दवा बनाने के कारोबार में है और कई ज़रूरी सेगमेंट्स में काम करती है। इनका मेन फोकस है विमेंस हेल्थ, कार्डियो डायबिटीज़ की दवाइयाँ, पेन मैनेजमेंट और यूरोलॉजी पर। मतलब इनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जो अलग अलग तरह की मेडिकल ज़रूरतों को पूरा करता है। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो है इनके कुछ टॉप प्रोडक्ट्स। देखिए, सी हॉप और ईव टैब जैसे ब्रांड से पता चलता है कि विमेंस हेल्थ सेगमेंट में इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। वहीं डोसिन और एल्काशॉट जैसे ब्रांड्स यूरोलॉजी में इनकी एक्सपर्टीज दिखाते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कंपनी के बिजनेस एरियाज असल में कौन से प्रोडक्ट्स पर टिके हैं। अच्छा, किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसकी फाइनेंशियल्स यानी कि नंबरों को देखना तो सबसे ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि कोरोना रेमेडीज की नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। यहाँ हम पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू यानी कि कुल कमाई देख सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी की बिक्री लगातार बढ़ी है। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। ये ग्रोथ दिखाती है कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिक्री बढ़ने से मुनाफा भी बढ़ रहा है? तो ये चार्ट दिखाता है कि हाँ, बिल्कुल, रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा माल बेच ही नहीं रही, बल्कि अपने खर्चों को भी अच्छे से मैनेज कर रही है, जो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। अब कुछ जरूरी फाइनेंशियल रेशियो पर नजर डालते हैं। डेट इक्विटी रेशियो देखिए, ये बताता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है। 2025 में ये सिर्फ 0.10 है। मतलब कंपनी पर कर्ज लगभग ना के बराबर है, जो कि एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ का संकेत है। इसके साथ ही करंट रेशियो से कंपनी की शॉर्ट टर्म देनदारियों को चुकाने की क्षमता का पता चलता है। ठीक है, तो अब तक कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स की और उन रिस्क्स की जिनके बारे में पता होना बेहद जरूरी है। ये सारी जानकारी सीधे कंपनी के प्रॉस्पेक्टस से ही ली गई है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। ये कोई फ्रेश इशू नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए अगली स्लाइड में समझते हैं। और ये बहुत बहुत जरूरी है समझना। ओएफएस का मतलब है कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के खाते में नहीं जाएगा। नहीं, सारा पैसा सीधा उन पुराने मालिकों या निवेशकों की जेब में जाएगा जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो साफ है, इस आईपीओ का मकसद कंपनी में और पैसा लगाना नहीं है, बल्कि पुराने शेयर होल्डर्स को एक एग्जिट देना है। अब जरा उन रेड फ्लैग्स पर नजर डालते हैं जो कंपनी ने खुद अपने आरएचपी में बताए हैं। पहला, इनकी बिक्री का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ 5 राज्यों से आता है। मतलब कुछ राज्यों पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। दूसरा, दवा की कीमतें सरकार कंट्रोल करती है, तो इससे इनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है। और तीसरा, जो कि काफी सीरियस बात है, इनके पास कोई प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस नहीं है। इसका मतलब अगर इनके किसी प्रोडक्ट से कोई दिक्कत हुई तो सारा खर्चा कंपनी को अपनी जेब से देना होगा। और तो और, इनके 7 बड़े ब्रांड्स के ट्रेडमार्क पर भी कुछ न कुछ कानूनी अड़चनें चल रही हैं। तो हमने कंपनी से जुड़े रिस्क्स तो देख लिए।
अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। आइए अब उन मौकों पर नजर डालें जो इंडियन फार्मा मार्केट में मौजूद हैं। तो यहाँ हम पूरी तस्वीर को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ हैं ग्रीन फ्लैग्स यानी पॉजिटिव बातें, जैसे कि भारत का फार्मा बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लोगों में हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ये सब कंपनी के लिए अच्छे मौके हैं। वहीं दूसरी तरफ है रेड फ्लैग्स यानी वो रिस्क्स जिनकी हमने अभी बात की, जैसे कुछ ही राज्यों पर निर्भरता और सरकारी नियम। तो अंत में सवाल यही आकर रुकता है, एक तरफ इंडस्ट्री में ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी प्रॉफिटेबल रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव बातें कंपनी से जुड़े खास रिस्क्स पर भारी पड़ती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर किसी भी निवेशक को पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए। हम इस चर्चा को एक जरूरी डिस्क्लेमर के साथ खत्म करते हैं। यहाँ दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और सूचना के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।